हेलो जी। यस सर। असाइनमेंट 3 मैंने अपलोड कर दी है। बहुत ही सिंपल असाइनमेंट है जो प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट है। असाइनमेंट 4 भी मैं 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा जो कि हैंड रिटन असाइनमेंट है। असाइनमेंट 3 नेक्स्ट वीक में सैटरडे को ड्यू है और असाइनमेंट 4 उसके बाद भी होगी। लेकिन असाइनमेंट 4 आप लेक्चर के साथ साथ जो जो टॉपिक्स करते जाएं उसको असाइनमेंट 4 को करते जाएं ताकि आपकी प्रैक्टिस होती जाए। बहरहाल फिलहाल आप असाइनमेंट 3 को देख लें। असाइनमेंट 3 में बहुत आसान और बड़ी मजेदार असाइनमेंट है। इस तरह की आप ऐप भी बना सकते हैं। यानी वी वांट टू मेक एन एंटी थेफ्ट सॉफ्टवेयर। व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू मेक एन एंटी थेफ्ट सॉफ्टवेयर सर। सॉफ्टवेयर। बुनियादी तौर पर आइडिया ये था कि हम एंटी थेफ्ट ऐप बनाएं। एंटी थेफ्ट ऐप से क्या मुराद है, किस तरह की ऐप हो सकती है? एनी आइडिया? एंटी थेफ्ट ऐप किस तरह की हो सकती है? एनीवन? सर मैं बताऊं? यस बताइए। सर मतलब कि ये एक आइडिया इस तरह से हो सकता है कि वो किसी चीज की थोड़ा सा सुपरविजन जोर से करे। बोले, थोड़ा सा जोर से जी बोले, सर। मुझे आवाज नहीं आ रही। जी सर। सर ये आइडिया ऐसे हो सकता है कि कैमरे के जरिए हम किसी भी चीज की सुपरविजन करें कि जब तक वो एंगल में है तो ठीक है, अगर वो वहां से साइड पे होती है तो वो एज अ थेफ्ट कंसीडर हो जाएगा। ओके, एक मिनट मैं अपना हैंड फ्री चेंज करता हूँ ताकि मुझे और बेहतर आवाज सके। ओके सर। जी अब आवाज आपको सही आ रही है? आपको सही आ रही है आवाज? जी सर। आपको आवाज सही आ रही है? यस अब बेहतर हुई है मुझे। और आपको ओके आवाज सर। क्लियर है? जी सर मैं भी क्लियर है। पहले बेहतर थी या अब बेहतर है? सर अब बेहतर है। वेरी गुड। ओके सो जी अब बताइए कि जी सर। यस नाउ टेल मी जी सर मैं अबाउट कह रहा था। द एंटी थेफ्ट ऐप। यस सर। सर मतलब कि हम एक कैमरा के जरिए हम किसी भी चीज़ की सुपरविजन करें, किसी भी ऑब्जेक्ट की। जैसे सर हम कोई अ, ले लेते हैं, नोटबुक ले लेते हैं। तो सर वो जैसे कैमरा के एंगल से नोटबुक जो है वो साइड पे हो तो वो नोटबुक का थेफ्ट कंसीडर हो जाए। और मैं लेट्स से यूएमटी में अक्सर ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि जी आप जब ऑफिस से जाएं तो बेहतर है कि अपना दरवाजा लॉक करके जाएं, राइट? क्योंकि यस सर। यू डोंट नो कि कोई भी बाहर से आकर आपकी कोई भी चीज उठा के अगर लेके चला जाता है तो इट वुड बी अ डिफिकल्ट आइडिया। खास तौर से जब कैमरास नहीं लगे हुए थे तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू डील विद दिस सिचुएशन। यहाँ तक सही है जी? यस सर। अच्छा अब उसमें मैं ये सोचता हूँ कि हम एक ऐसी ऐप बनाएं कि जैसे ही मैं अपने ऑफिस से जाने लगूं तो मैं एक पिक्चर ले लूं उस ऑफिस की जहां पर मुख्तलिफ चीजें पड़ी हुई हैं। एक पिक्चर ले ली और जब मैं वापस आऊं तो मैं दोबारा उसी एंगल से पिक्चर लूं और ये दोनों पिक्चर्स मैं उस ऐप को दे दूं। किस ऐप को? एंटी थेफ्ट ऐप को। वो इन दोनों पिक्चर्स को प्रोसेस करे और अगर कोई चीज मिसिंग होगी तो बता दे कि लेट्स से आपकी जो घड़ी है वो मिसिंग है या आपका थर्मस जो है वो मिसिंग है, आपकी घड़ी, आपकी वॉच मिसिंग है या आपका थर्मस मिसिंग है एंड सो ऑन। सो दिस इज एंटी थेफ्ट ऐप। यहां तक कोई सवाल हो तो पूछ लो। नो सर। अच्छा अब आपसे सवाल है कि इसको करने के लिए अगर हम दो पिक्चर्स देते हैं, लेट्स से पहली पिक्चर ली जब मैं ऑफिस से जा रहा था तो मैंने पिक्चर ली, जब मैं वापस आया
तो मैंने दोबारा पिक्चर ली और लेट्स से वापस आने के बाद थर्मस जो है मेरा चोरी हो गया और मैंने दोबारा पिक्चर ली तो अब पिक्चर में थर्मस नहीं आएगा, राइट? यस सर। अब मैं दोनों पिक्चर्स ऐप को दी, तो आपके ख्याल में ऐप के एल्गोरिदम को क्या करना चाहिए कि हमें पता चल जाए कि थर्मस गायब हो गया? एनीबॉडी रेज योर हैंड फॉर द सॉल्यूशन। हंसला कमर, यस सर। सर दोनों इमेजेस को की पिक्सल वैल्यूज को कंपेयर करना चाहिए। ओके, एनीवन एल्स? पिक्सल वैल्यूज कंपेयर करनी चाहिए, वन सॉल्यूशन, दैट इज ट्रू। एंड देन व्हाट वी शुड डू? हमारे पास पहला इमेज है, उसका नाम है im1। दूसरा इमेज को हमने मैट्रिक्स में ले लिया im2। im1 और im2 में क्या करना चाहिए? मोहम्मद जुनैद, यस सर। सर ये है कि जैसे ही जब पहली पिक्चर आपने लिया तो उसने सारे इमेजेस ऑब्जेक्ट्स के तौर पे स्टोर किए होंगे, ठीक है, और हर ऑब्जेक्ट अपने अपने जो है उसके पिक्सेल्स होंगे। उसके बाद जब इतना ज़्यादा उसको फिल्टर करने की ज़रूरत नहीं है, जब एक ऑब्जेक्ट ही मिसिंग होगा तो फिर वो अलार्म कर देगा। ओके, मोहम्मद जुनैद का सॉल्यूशन ये है कि हम पहले इमेज को उसके अलग अलग ऑब्जेक्ट्स निकाल लें और उसको सेव कर लें। इमेज 2 के अंदर भी ऑब्जेक्ट्स निकाल लें और सेव कर लें। बाद में दोनों को चेक कर लें कि कौन सा ऑब्जेक्ट इमेज 1 में तो है लेकिन इमेज 2 में नहीं है, एंड दैट विल बी द आंसर, राइट? मोहम्मद जुनैद, आपका यही सॉल्यूशन है, राइट? यस सर। एंड दैट इज वन गुड सॉल्यूशन। लेकिन इससे ज्यादा एफिशिएंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है? व्हाट कुड बी द बेटर सॉल्यूशन देन दिस? एनी बेटर सॉल्यूशन? यस सर। सर ये भी तो सॉल्यूशन हो सकता है कि हम इमेज 1 में से इमेज 2 को माइनस कर दें, उसके पिक्सल वैल्यूज को। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, मैं इसी तरफ आ रहा था कि दैट इज द सिंपल सॉल्यूशन। सिंपली सब्ट्रैक्ट इमेज 1 एंड इमेज 2 एंड यू विल गेट द आंसर। इमेज 1 को इमेज 2 से सब्ट्रैक्ट कर दो एंड दैट इज द आंसर। और ये काम मैटलैब में कितनी लाइंस में होगा? एक लाइन में। Anyone? One line. So it is simple one line code. एक लाइन के कोड में ये पूरा काम हो सकता है। Now you can understand the power of MATLAB. Now you can understand the power of MATLAB. Simply one line code के अंदर you have done and achieved this. एक इमेज को दूसरे इमेज, एक इमेज की मैट्रिक्स को दूसरे इमेज की मैट्रिक्स से माइनस किया। Whatever the answer is, जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी आंसर आएगा उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट पड़ा होगा, इसका मतलब है वो ऑब्जेक्ट इमेज 1 में तो था लेकिन इमेज 2 में नहीं था, यानी वो ऑब्जेक्ट होगा जो चोरी हो गया। सिंपल? यस सर। ये काम मैटलैब में हम सिंपली एक लाइन में कर सकते हैं, और इसलिए मैंने सोचा कि ऐप बनाने से पहले आप इसको मैटलैब में असाइनमेंट के तौर पे कर लें। इट इज जस्ट 1 आवर, हाफ एन आवर असाइनमेंट। लेकिन अभी क्योंकि आप मैटलैब में नए हैं तो मे बी इट टेक्स 3, 4, 5 आवर्स, 6 आवर्स, बट अगेन इट्स अमेजिंग कि आप एक पूरा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं बाय डूइंग जस्ट वन लाइन ऑफ कोड। यहां तक हम ठीक जा रहे हैं? यहां तक कोई सवाल हो तो पूछ लें। नो सर। अच्छा, ये जो असाइनमेंट है मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल आपको दे दूं, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये कहूंगा कि आप इस असाइनमेंट को एंड्रॉइड के प्रोजेक्ट के तौर पर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में भी कर सकते हैं। उसमें हम क्या करेंगे कि ये बनाकर इसको गूगल प्ले पे अपलोड कर सकते हैं और एक अपना स्टार्टअप कंपनी लॉन्च कर सकते हैं। तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टेक्ट मी ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। जो पहले कॉन्टेक्ट करेगा ये प्रोजेक्ट मैं उसको दे दूंगा। आप विजन के प्रोजेक्ट में भी ये कर सकते हैं, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के तौर पर। ऑब्वियसली उसमें हम फीचर्स ज्यादा ऐड कर देंगे, उसके अंदर ज्यादा रियलिस्टिक सिनेरियोज हम ऐड करेंगे और ये पूरा एक जबरदस्त फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बन सकता है। गूगल ऐप पूरी बनाई जा सकती है, गूगल प्ले पे अपलोड किया जा सकता है और उस पर फिर हम उसकी बेसिस पे वी कैन लॉन्च अ स्टार्टअप कंपनी। सो दिस इज वन
एक्सेलेंट पॉसिबिलिटी। तो जैसे जैसे हम कोर्स पढ़ते जाएंगे, जो जो मेरे जहन में आइडियाज होंगे हम उसको डिस्कस करते जाएंगे, और वो आप कंप्यूटर विजन के प्रोजेक्ट में भी कर सकते हैं और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के तौर पर भी उसको कर सकते हैं, और इसकी इंडस्ट्री में डेफिनेटली इट विल हैव अ लॉट ऑफ वैल्यू। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ ले, एंड देन आई विल एक्सप्लेन दिस सॉफ्टवेयर अ बिट मोर। नो क्वेश्चन सर। ओके सीआर्स, सो ये पीडीएफ है जिसके अंदर ये इमेजेस आपको ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। ये देखें, ये मेरे ऑफिस का इमेज है, हमने ये असाइनमेंट खुद बनाई है, इसकी पिक्चर भी मैंने खुद ली है, जिसमें एक थर्मस रखा हुआ है और एक गिलास रखा हुआ है। और फिर जब मैं वापस आया तो मैंने देखा यार मेरा ग्लास चोरी हो गया, मेरा ग्लास चोरी हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा, ओरिजिनल माइनस थेफ्ट 1, ओरिजिनल इमेज की मैट्रिक्स को थेफ्ट 1 से माइनस कर दूंगा, तो जवाब क्या आएगा, ये ग्लास। आई विल गेट दिस ग्लास एज द आंसर, I will get this glass as the answer. Original minus theft 1, ये जवाब आ जाएगा। इसका क्या मतलब है, this glass is stolen, इसका मतलब है this glass is stolen। अब सबसे पहले यहाँ तक अगर समझ नहीं आई तो पहले सवाल पूछ ले, अगर इसमें से कोई चीज समझ नहीं आई तो पहले वो लोग सवाल पूछ ले, और उसके बाद फिर हम आपसे एडवांस क्वेश्चंस जो होंगे वो ले लेंगे। हंसला, यस, व्हाट इज योर क्वेश्चन? सर हमें ये जो 2 इमेजेस हम देंगे, एक प्रोसेसिंग से पहले और एक मतलब ऑफिस से निकलने से पहले और ऑफिस से वापस आने के बाद, तो सर उन दोनों इमेजेस का एंगल और रेजोल्यूशन एक जैसा होगा तो सर वो सही से हमें रिजल्ट्स मिलेंगे? यस सर, गुड तो सर क्वेश्चन। अगर उनका एंगल एक जैसा होगा, रेजोल्यूशन तो सेम ही होगा क्योंकि वही कैमरा यूज कर रहे हैं, मोबाइल के कैमरा यूज कर रहे हैं ना, तो रेजोल्यूशन तो सेम होगा, जी सर। एंगल सेम होना चाहिए। अब एंगल अगर थोड़ा सा फर्क है तो इस असाइनमेंट को जब आप प्रोजेक्ट में एक्सटेंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, अगर एंगल थोड़ा सा फर्क होगा तब भी हम इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, बाय यूजिंग, लास्ट टाइम मैंने बताया था, बाय यूजिंग, हाउ टू डू दैट, बाय यूजिंग सर इमेज रजिस्ट्रेशन। इमेज रजिस्ट्रेशन। और इमेज रजिस्ट्रेशन का जो टॉपिक है उसका एक नाम है, उसको कहते हैं सूडो इनवर्स। क्या कहते हैं, सूडो इनवर्स, जो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, जिसमें 2 इमेजेस को रजिस्टर करने का तरीका बताया जाएगा। यानी अगर एक इमेज इस एंगल से लिया है और एक इमेज थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से लिया है और उन दोनों इमेजेस को रजिस्टर करना है, तो हाउ टू डू दैट यूजिंग सूडो इनवर्स, how to do that using pseudo inverse, and you can do that using pseudo inverse। pseudo inverse से आप images को register कर सकते हैं, you can do that using pseudo inverse। सर yes, तो सर फिर जब हम सूडो इनवर्स एल्गोरिदम उन दोनों इमेजेस पे लगाएंगे तो उन दोनों इमेजेस का एंगल बिल्कुल सेम हो जाएगा? हम pseudo inverse इन दोनों इमेजेस पे लगाएंगे तो ये इसको उठाकर एग्जैक्टली इस पे मैप कर देगा, बिल्कुल एंगल रजिस्ट्रेशन जो है वो सेम हो जाएगी। और इस तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस एंगल से ले रहा हूँ तो ग्लास यहाँ पड़ा हुआ है, अगर मैं थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से लूंगा तो हो सकता है उसमें ग्लास थोड़ा सा नीचे आ रहा हो क्योंकि एंगल चेंज कर दिया है। जब हम रजिस्टर करेंगे तो बिल्कुल सेम हो जाएगा। ठीक हो गया सर। और ये हम करेंगे, सिर्फ ख्याली बात नहीं है, वी विल डू इट। यस सर, इंशाल्लाह। और ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपको अंदाजा होगा कि हमने ऑप्टिकल मार्क रीडर बनाया था, बट वी मेड ऑप्टिकल मार्क रीडर। उसमें भी जो इमेजेस थे वो एक थोड़े थोड़े से चेंज हो जाते थे, स्कैन जब करते थे तो थोड़ा सा कोई इमेज मूव कर जाए थोड़ा सा, क्योंकि हार्डवेयर के अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि थोड़ा सा बाज दफा ऑटोमेटिक स्कैनर में थोड़ी सी मूवमेंट हो जाती है, तो उसको भी हमने रजिस्टर किया था। तो हमने ऑप्टिकल मार्क रीडर जो बनाया था वो रजिस्टर्ड ईच एंड एवरीथिंग, यस सर। we registered each and everything। यहाँ तक कोई सवाल? नो सर, थैंक यू।
एनीवन एल्स? तो इसलिए इमेज रजिस्ट्रेशन ऑप्टिकल मार्क रीडर जो था वो एक कोर्स प्रोजेक्ट के तौर पे एक स्टूडेंट ने बनाया, फिर हमारे साथ उसने एक्सटेंड किया और फिर हमारे पास उसने पूरा ऑप्टिकल मार्क रीडर कंप्लीट किया। और ये ऑप्टिकल मार्क रीडर वो सॉफ्टवेयर है जिसमें पिछले कई सालों से 7-8 सालों से हम लोग बबल शीट्स यानी MCQs को चेक करते आ रहे हैं और वी ऑल्सो वांट टू सेल इट टू द इंडस्ट्री। तो ये हमारे पास वर्किंग सॉफ्टवेयर है, आप लोग चाहें तो आप लोग इसको देख भी सकते हैं और मेरे ऑफिस में आके भी देख सकते हैं। और अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं जूम पर भी इस पे एक सेशन रख लूंगा जिसमें इसकी वर्किंग और इसके रिजल्ट्स को आपको दिखाया जाएगा, क्योंकि हम इस पर भी एक स्टार्टअप कंपनी आगे खोलना चाहते हैं। इसी तरह से जो आफाक वाला जो इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर है, आफाक एक टेस्टिंग सर्विस है, उसको हमने OMR दिया था, उन्होंने इसको यूज किया, इसकी टेस्टिंग की और इस पर उन्होंने काफी ज्यादा इसको यूटिलाइज किया एंड वी वांटेड टू हैव अ डील विद देम बट नॉट येट सक्सेसफुल। तो इस तरह से आप लोग इस ऐप को बनाकर इमेज रजिस्ट्रेशन का सॉफ्टवेयर उस पर लगा के हम क्या कर सकते हैं, वी कैन मेक अ वर्किंग ऐप जिसको हम प्ले स्टोर पे डाल सकते हैं एंड वी कैन अर्न मनी आउट ऑफ इट। यहाँ तक सही है जी? यस सर। अच्छा, यहाँ तक कोई सवाल? ओके गाइस, तो अब हम आप क्या करेंगे, असाइनमेंट्स मैंने मूडल पे अपलोड कर दी है और जब आप मैटलैब में ये दोनों रीड कर लेंगे तो आप इसको सिंपली माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ तक सही है जी? यस सर। इसमें मेरा आपसे सवाल है, क्या माइनस करने के अलावा कोई और ऑप्शन, मजीद बेहतर ऑप्शन हो सकती है? क्योंकि ये देखिए इस तरह के जो इस तरह की चीजें ये और ज्यादा आ रही होंगी। क्यों? क्योंकि बाज़ दफा पंखा चल रहा होता है, बाज़ दफा लाइटिंग इफेक्ट इस इमेज में थोड़ा सा ज्यादा आ गया, इसमें हल्का सा कम हो गया, तो इस वजह से यहाँ पर नॉइज आएगी। आपके जहन में कोई आइडिया है कि हम उस नॉइज को कैसे रिमूव कर सकते हैं? एनी आइडिया? अन्नान तारिक अलवी। यस, अन्नान तारिक अलवी साहब। सर इंटरसेक्शन के जरिए। इंटरसेक्शन? नोप्स। एनीवन एल्स? अच्छा, एक चीज और कि इट वुड बी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो लोग ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के तौर पे करना चाहते हैं या कोर्स प्रोजेक्ट के तौर पे करना चाहते हैं और इस तरह की ऐप बनाना चाहते हैं, वो मेरे से जो पहले कांटेक्ट करेगा उसको सॉफ्टवेयर उसको मिल जाएगा। तो क्विकली यू कांटेक्ट मी, वी विल डेफिनेटली असाइन इट टू यू और हम चेक कर लेंगे कि गूगल प्ले पे तो ये सॉफ्टवेयर बना हुआ नहीं है और इंशाल्लाह फिर हम उस पर काम शुरू कर देंगे। So it would be an amazing software which we will do. जी sir. Anyone? Hurry up guys. No idea sir. Normally ये जो लाइटिंग कलर्स हैं और इस तरह के जो आर्टिफैक्ट्स आ जाते हैं, बाज़ दफा हवा ज्यादा चल रही है, किसी जगह पे हवा कम चल रही थी एंड सो ऑन, इसको रिमूव करने का तरीका क्या है कि आप इस इमेज को पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लें, इस इमेज को भी बाइनरी में कन्वर्ट कर लें। जब दोनों इमेज बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएं, बाइनरी में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, पहले ग्रे स्केल में कर लें कन्वर्ट, फिर बाइनरी में कर लें या डायरेक्ट बाइनरी में कर लें। बाइनरी इमेज बना लें। बाइनरी इमेज जब बन जाएगा तो उसमें ब्लैक एंड व्हाइट इमेज बन जाएगा। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, यू विल सबट्रैक्ट दिस इमेज फ्रॉम दिस इमेज एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड आउटपुट एंड दैट वुड बी नॉइज फ्री आउटपुट। तो ये आपने करना है, ये पहला क्वेश्चन है इस असाइनमेंट का। यहां तक सही है जी? यस सर। अब दूसरा सवाल असाइनमेंट का ये है कि आपके पास इमेज मौजूद है, इमेज की रेजोल्यूशन जैसे 3, 4, 5, 6 है। मैं चाहता हूं कि इस इमेज को 1/4
छोटा कर दिया जाए, यानी इसकी रेजोल्यूशन को 1/4 कर दिया जाए, इसकी रेजोल्यूशन को 1/4 कर दिया जाए। 1/4 का क्या मतलब है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी आधा कर दिया जाए, वर्टिकल डायरेक्शन में भी आधा कर दिया जाए। यानी कि आप क्या करेंगे, अगर एक इमेज है जिसमें 100 by 100 का इमेज है, अगर आपके पास 10 by 10 का इमेज है, लेट्स से मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे बना के दिखा देता हूँ, बल्कि वर्ड फाइल में बना देते हैं ताकि वो ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगा। ये हमारे पास इमेज है, इसमें मुख्तलिफ वैल्यूज लेट से पड़ी हुई है, सर शो ठीक नहीं है हो ना। रही और मैं आपको, अच्छा ओके, सो लेट मी शेयर द स्क्रीन। सो ये आपके पास ओके, लेट्स से ये मुख्तलिफ रैंडम वैल्यूज इसमें मौजूद हैं। ओके, सो दिस इज एन इमेज। अगर मैं आपसे कहूं कि इस इमेज की रेजोल्यूशन क्या है, तो आप बता सकते हैं क्या है? व्हाट इज द रेजोल्यूशन ऑफ दिस इमेज? Raise your hand before you speak, guys. Mohammed Suhaib, yes. Sir, it's 10 by 10, I think. What is the resolution? क्या कहा आपने? Sir, 10 by 10. 10 by 10. Yes, Hanzala. What is the resolution? Yes, sir. 10 by 10 है sir. 10 by 10. Anyone else? Mohammed Junaid, yes. सर 9 by 9 नहीं होगी क्योंकि 0 से स्टार्ट करते हैं। हाँ, लेकिन number of rows और number of columns. Resolution is number of rows and number of columns, जो कि 10 rows है, 10 columns है, so it is 10 by 10. Start जहाँ से मर्जी करें, लेकिन MATLAB तो वैसे 1 से ही स्टार्ट होती है, लेकिन in general start जहाँ से भी करें, number of rows are 10, number of columns are 10, so resolution are 10 by 10. अगर मैं कहूँ कि इसकी resolution को 1/4 कर दो, 1/4 का क्या मतलब है? हॉरिजॉन्टल में भी हाफ कर दो, वर्टिकल में भी हाफ कर दो, नंबर ऑफ रोज को भी हाफ कर दो, नंबर ऑफ कॉलम्स को भी हाफ कर दो, तो नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएंगी? 5. नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे? 5. 5 sir. You have 5 rows and 5 columns. इस तरह से ओवरऑल टोटल रेजोल्यूशन 10 by 10 से क्या हो जाएगी? 5 by 5. ओवरऑल रेजोल्यूशन 10 by 10 से क्या हो जाएगी? 5 by 5.
और इमेज जो है वो 1/4 छोटा हो जाएगा। यहाँ तक सही है जी? तो रेजोल्यूशन अभी कितनी है? 10/10 सर। 10/10 और फिर कितनी हो जाएगी? 5/5 सर। 5/5 ठीक है जी। यस इसका सर। क्या एल्गोरिथम होगा? बस यही करना है आपने असाइनमेंट में। वो जो इमेजेस आपको दिए हुए हैं उन इमेजेस को आपने 1/4 रेजोल्यूशन में कन्वर्ट कर देना। ये कैसे करेंगे, कोई बता सकता है? हाउ टू डू दैट? मोहम्मद जुनैद, यस सर, बताइए। सर इमेज की जो रेजोल्यूशन है उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे। यस, बट इट इज नॉट अबाउट नाउ कि आप डिवाइड बाय 4 करेंगे। द पॉइंट इज यू हैव दिस मैट्रिक्स और अब हम चाहते हैं कि इस मैट्रिक्स के अंदर 5 रोज और 5 कॉलम रह जाए। ये बुनियादी सवाल है कि अगर इसमें 10 रोज और 10 कॉलम्स हैं तो हम चाहते हैं कि इसमें से 5 रोज और 5 कॉलम्स रह जाएं। हाउ टू डू दैट? अमीर हमजा, यस सर। सर फर्स्ट इमेज के कॉलम और रोज को सेकंड इमेज के कॉलम और रोज से माइनस कर देंगे। एक ही इमेज है, एक ही इमेज है, 10 रोज 10 कॉलम्स। अब आप बताइए कि हमने इसको एक इमेज में कन्वर्ट करना है जिसमें 5 रोज और 5 कॉलम्स हो। कैसे करेंगे, ये सवाल है। अमीर हमजा। सर 5/5 माइनस कर देंगे रोज और कॉलम से। यस, दैट इज ट्रू कि हम 5 रोज और 5 कॉलम्स को खत्म करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे ये सवाल है। सबसे पहले तो सवाल समझ आ गया आपको? बिकॉज अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन इज इक्वल टू सॉल्विंग मोर देन 50% ऑफ इट। क्वेश्चन Yes, को sir. अंडरस्टैंड करने का मतलब है यू आर एक्चुअली सॉल्विंग मोर देन 50% ऑफ इट। सो अगर आपके पास 10 रोज और 10 कॉलम्स हैं तो हमने करना क्या है, क्या सवाल है? पहले तो सवाल बताएं कि सवाल है क्या। कोई बता सकता है? रेज योर हैंड। स्केलिंग करनी है इमेज की। ओके, मेक सेंस। या स्केलिंग डाउन करनी है, ऑप्शन होती है, लेकिन सिंपल लफ्जों में क्या करना है हंजरा? सर हमने इमेज को रीसाइज करना है। इमेज को रीसाइज करना है, बिल्कुल सही है। स्केलिंग भी कह सकते हैं, रीसाइज भी कह सकते हैं। अमीर हमजा। सर क्रॉप करना है इमेज को। इट्स नॉट क्रॉपिंग। क्रॉप का मतलब है कि मैं ये पोर्शन इतना ले लूं, यानी पहली 5 रोज और पहले 5 कॉलम्स ले लेता। इसका मतलब है अगर उसका चेहरा इतना बड़ा था तो उसका सिर्फ 1/4 चेहरा अब मुझे नजर आएगा। क्रॉपिंग का क्या मतलब है? क्रॉपिंग का मतलब ये है, लेट मी यूज द व्हाइट बोर्ड। तो लेट मी यूज द व्हाइट बोर्ड। अगर मैं आपसे कहता हूं कि इसको क्रॉप कर दें, ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, सिर्फ इतना हिस्सा ले लेंगे। अब आपको ये सिर्फ ये हिस्सा नजर आएगा, ये उसकी आंखें हैं, ये उसका मुंह इतना नजर आएगा। यस सर। बल्कि इतना भी नहीं, और कम नजर आएगा। सो यहां से शुरू होगा और यहां तक। अब आगे मैक्सिमम इतना नजर आएगा ये, ठीक है ना। अगर ये पूरा इमेज था, यानी अगर ये पूरा ऐसे इमेज था तो क्रॉप करने के बाद कितना नजर आएगा? ये इतना, जो इतना ये डब्बे में नजर आ रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये नजर तो इतना ही आए, लेकिन कितना छोटा हो जाए, साइज में छोटा हो जाए, ऐसे हो जाए, साइज 1/4 हो जाए, लेकिन इमेज पूरा ही रहे। यहाँ पे इमेज आपका 1/4 हो गया है, रेजोल्यूशन उतनी ही रही है, इमेज छोटा हो गया है। यहाँ तक सही है? जी सर। मोहम्मद जुनैद, यस। सर हम जैसे कंसोल बेस्ड प्रोग्रामिंग में करते थे वहाँ पे सर एक स्टेटमेंट लिखते थे इस तरह से कि साइज इक्वल टू साइज इंटू 1/4। ऐसे नहीं हो सकता? नो। कमांड कैसे लिखनी है वो बाद में देखेंगे, करना क्या है सवाल तो ये है। तो बुनियादी तौर पर हमने क्या करना है, स्केल डाउन करना है। जैसे
किसी ने बताया, या नंबर ऑफ रोज को कम करना है। ठीक है जी, सवाल समझ आ गया कैसे करना है, अभी वो डिस्कस करते हैं। सवाल समझ आ गया? जी सर। हमने सवाल समझ आ गया कि हमने करना क्या है। सर क्वेश्चन रिपीट कर दें। ओके, सवाल ये है कि हमारे पास 10 रोज और 10 कॉलम का एक इमेज है। एक इमेज है जिसमें 10 रोज हैं और 10 कॉलम्स हैं, और हमने उसकी 5 रोज और 5 कॉलम्स में कन्वर्ट करना है, यानी उसका एक ऐसा मैट्रिक्स बन जाए जिसमें 5 रोज और 5 कॉलम्स हो, यानी इमेज को 1/4 करना है। ये सवाल है, और इसका जवाब ये है कि हम कैसे करेंगे। हम ऑल्टरनेट रोज को डिलीट करते जाएं। पहली रो को रख लें, दूसरी रो डिलीट कर दें, तीसरी रो को रख लें, चौथी डिलीट कर दें, पांचवी को रख लें, छठी डिलीट कर दें, आठवीं, 10वीं। तो दूसरी, चौथी, छठी, आठवीं, 10वीं रोज को डिलीट कर देंगे, तो क्या होगा, रो वाइज आधा हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, पहला कॉलम रख लेंगे, दूसरा डिलीट कर देंगे, तीसरा रख लेंगे, चौथा डिलीट कर देंगे, पांचवा रख लेंगे, छठा डिलीट कर देंगे, एंड सो ऑन। इस तरह से हम क्या करेंगे, कॉलम्स भी ऑल्टरनेट ले लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास 5 कॉलम्स आ जाएंगे, 5 रोज आ जाएंगी। हंजला, कमर, यस सर। सर मतलब हमने कॉलम जो है वो ऑड नंबर वाले रखने हैं और रोज जो है वो इवन नंबर वाली रखनी है। नहीं, आप दोनों को ऑड नंबर वाले रख लें या दोनों ही इवन रख लें, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। जी सर, लेकिन सर हम मोहम्मद जुनैद जी। जी हंजला जी। लेकिन सर अगर हम इसमें से कोई भी किसी भी पिक्सल को डिलीट करेंगे या चेंज करेंगे तो सर इमेज नहीं खराब होगी। यस, व्हाट यू हैव टू डू, आप एक और मैट्रिक्स बनाएंगे, 5x5 की। जी सर। उसमें पहली रो और पहले कॉलम का ये 10 डाल देंगे। उसके बाद 11 छोड़ देंगे, 25 डाल देंगे। उसके बाद 1 छोड़ देंगे, 5 डाल देंगे। उसके बाद 6 छोड़ देंगे, 3 डाल देंगे। उसके बाद 2 छोड़ देंगे और 1 डाल देंगे। यहाँ तक सही है? जी सर। और सर रोज की दफा भी अब ऐसे यहाँ ही से, करेंगे। अब ये रोज, पहली रो तो ले ली, तो दूसरी छोड़ देंगे, तीसरी रो। यहाँ पर क्या है, 10। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आगे क्या है, 11 है, वो छोड़ देंगे, 25 डाल देंगे। उससे आगे क्या है, 1 छोड़ देंगे और 5 डाल देंगे। उसके आगे 6 छोड़ देंगे और 3 डाल देंगे। उसके आगे 2 छोड़ देंगे और 1 डाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे सर 10 डालेंगे दोबारा 15 छोड़ के। उसके बाद ये वाला 10 वाला आ जाएगा, और इसको हम उसी तरह से डालेंगे। ठीक है जी? यस यस सर। सर तकरीबन लॉजिक बन ये गई है काम, सर। यस, इट्स जस्ट अ 2 लूप क्वेश्चन, सिंपल। यस सर। सिंपल 2 लूप क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ तक असाइनमेंट बहुत सिंपल है, ये आप कंप्लीट करें। लेकिन मैं चाहूंगा असाइनमेंट आप करें खुद असाइनमेंट ना करना एक बहुत बड़ा मसला है। अगर आप असाइनमेंट खुद नहीं करेंगे तो ये कोर्स की अगली असाइनमेंट्स तो आप नहीं कर सकेंगे, अगला प्रोजेक्ट भी नहीं कर सकेंगे, और उसके बाद आप कंप्यूटर विजन में, इमेज प्रोसेसिंग में आप जीरो हो जाएंगे, जीरो। यू विल बिकम जीरो। You will become zero in computer vision and image processing. But you will become, आप सिर्फ बातें कर सकते हैं, ये वो, लेकिन आप किसी काम के नहीं रहेंगे। असाइनमेंट जो खुद नहीं करेगा वो अपना बहुत बड़ा लॉस करेगा। याद रखें कि मैं हमेशा कहता हूँ कि कंप्यूटर साइंस जो कंप्लीट कर लेगा उसमें से कुछ लोग होंगे जो पहले 2 सालों में सिर्फ 25-30-35,000 कमा रहे होंगे, और कुछ स्टूडेंट होंगे जो पहले 2 सालों में 1 लाख को क्रॉस कर जाएंगे। वो जो 1 लाख को क्रॉस करेंगे सैलरी को, वो लोग होंगे जिनकी प्रोग्रामिंग
और इम्प्लीमेंटेशन बहुत स्ट्रांग होगी। जिन्होंने बहुत ज्यादा प्रोग्राम किया होगा, असाइनमेंट सारी खुद की होंगी, बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे, दे विल हैव अ गुड जॉब। सो कंप्यूटर साइंस में जॉब की कमी नहीं है। कंप्यूटर साइंस में प्रॉब्लम है अच्छे रिगरस स्टूडेंट्स नहीं है, जॉब ज्यादा है, लोग कम है, बट द प्रॉब्लम इज वी डोंट हैव अ गुड पीपल, सो दैट इज द प्रॉब्लम। मोहम्मद सुहेब, क्या सवाल है? सर मैं असाइनमेंट 2 कर रहा था, तो उसमें एक जगह इशू आ रहा था मुझे, प्रोग्राम चल रहा था बट फ्यू लाइंस जो थी वो लिखने से ना इशू आ रहा था। तो मैं ये पूछ रहा था कि आप उसकी हमें डिबगिंग एक दफा सिखा दें कि कोई एरर वगैरह आते तो उसे कैसे रिजॉल्व करना है मैटलैब में। यस मैटलैब में एरर रिजॉल्व करने के लिए, जैसे मैंने ट्यूटोरियल में बताया था, लास्ट उसमें मैटलैब बताया था, F10 से आप डिबगिंग कर सकते हैं। आप ब्रेक ठीक पॉइंट है लगा दें, F10 से आप लाइन बाय लाइन डिबग कर सकते हैं, और अगर उस लाइन के अंदर कोई फंक्शन है उसके अंदर जाना है तो F11 से कर सकते हैं। फिलहाल क्योंकि आपने प्लेन कोड लिखा हुआ है तो आप F10 से कोड लिखते जाएं और डिबगिंग आपकी कंप्लीट होती जाएगी। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो क्लास के बाद मैं आपका कोड देख लेता हूँ, वी कैन सी योर कोड। सर वो एक्चुअली ब्रेक पॉइंट लगा के ना प्रोग्राम चल जाता था, लेकिन अगर ब्रेक पॉइंट लगाए बगैर मैं रन करता था तो वो चलता ही नहीं था बिल्कुल भी। तो इसमें क्या इशू हो सकता है? यस, आपने ब्रेक पॉइंट लगाने के बाद F10 करना है तो वो वन लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता जाएगा और चलता जाएगा। और अगर आप ब्रेक पॉइंट नहीं लगाते और फिर भी चलाते हैं F5 से तो चलेगा, लेकिन चलने के बाद आपने क्योंकि कोई आउटपुट तो किया नहीं है तो आपको पता नहीं चल रहा है कि वो चला भी है कि नहीं। सर उसके मैंने लिए आप आउटपुट ये कर सकते हैं, सर मैंने प्लॉटिंग की हुई है इमेजेस, लेकिन वो चल ही नहीं रहा प्रोग्राम। अगर मैं वो नहीं करता, जो एक ब्रेकिंग होती है वो नहीं करता। चलिए मैं कोड जो है ना क्लास के बाद देख लेता हूँ, ठीक है आप सर। मुझे जूम पे शेयर कर दीजिएगा, वी विल सी। अच्छा जी, आप ओके। स्लाइड पे वापस आते हैं, कमिंग बैक टू द स्लाइड। कौन बताएगा कि रोटेशन मैट्रिक्स के पैरामीटर्स क्या होते हैं? एनीवन? सर क्वेश्चन रिपीट कर दें। द रोटेशन मैट्रिक्स, हंजला। सर cos थीटा माइनस साइन थीटा 0, साइन थीटा cos थीटा 0, 0 0 1। Excellent. Sin theta minus cos theta minus sin theta 0. Sin theta cos theta 0, 0 0 1. Anyone else? Scaling. What are the parameters of scaling? Khatija Zahoor, yes. सर इसके पैरामीटर्स हैं x 0 0 0 s5 0 0 0 1। Yes. Sx 0 0 0 s5 0 0 0 1. Shear in x direction. कौन बताएगा? अमीर हमजा। सर 1 ex0 0 1 0 0 0 1। Yes. Shear in y direction. मोहम्मद जुनेद। सर 1 0 0 EY 1 0 0 0 1। Yes. Translation. कौन बताएगा? हंजला कमर। सर 1 0 dx 0 1 dy 0 0 1। खतीजा जहूर।
सर इसमें आएगा 10x 01 dy 001। यस, दोनों का सही है, अंजला का और खतीजा दोनों ने ठीक बताया। ओके, सो लास्ट टाइम हमने ये टेबल देखा था। इस टेबल में वी हैव अ ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। ट्रांसलेशन मैट्रिक्स में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? वो 2 होती है। व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम? व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम? डिग्री ऑफ फ्रीडम किसे कहते हैं? डोंट नो सर। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है उसमें कितने वेरिएबल्स हैं उस मैट्रिक्स में जिनकी वैल्यू को हम, जाहिर है कि वेरिएबल होंगे तो उतनी वैल्यूज हम फ्रीली चूज कर सकते हैं। ट्रांसलेशन मैट्रिक्स में बाकी तो सारे कांस्टेंट हैं, उनकी वैल्यूज को तो हम फ्रीली चूज नहीं कर सकते, लेकिन dx और dy दो वेरिएबल्स हैं जिनकी हमें फ्रीडम है, हम उन्हें चूज कर सकते हैं फ्रीली। सो 1 0 dx 0 1 dy 0 0 1, दिस इज अ ट्रांसलेशन मैट्रिक्स जिसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है दैट इज 2। ट्रांसलेशन में ओरिएंटेशन प्रिजर्व रहती है, यानी ऑब्जेक्ट इधर से उधर मूव तो कर सकता है लेकिन वो रोटेट नहीं हो सकता, तो इसलिए उसकी ओरिएंटेशन प्रिजर्व रहती है। रिजिड बॉडी या यूक्लिडियन ट्रांसफॉर्मेशन। रिजिड बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। ये जो टेबल है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है और इसमें पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिजिड बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, what is their degree of freedom, yeah, what is similarity transform, its degree of freedom, yeah, and so on. So rigid body transformation is a combination of rotation and translation. rotation और translation को एक बार या एक से ज्यादा बार या multiple times या अप्लाई किया जाए तो उसे रिजिड बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। रिजिड बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में रोटेशन है और ट्रांसलेशन है, तो कोई बता सकता है कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? ट्रांसलेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? मोहम्मद जुनैद, यस, क्या सवाल है? सर 2 है। यस, ट्रांसलेशन सर की एक डिग्री और ऑफ फ्रीडम 2 है। जी सर पूछिए मोहम्मद सर जुनैद। आपकी आवाज में सर डिस्टॉर्शन आ रही काफी। डिस्टॉर्शन आ रही है? अब देखें, अब सही आ रही है? अब आवाज सही आ रही है जुनैद? यस सर, अब बेहतर है कुछ। अच्छा, ओके। सो व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रोटेशन? कौन बताएगा? What is the degree of freedom of rotation? Hanzala Kamar, yes sir. सर 4 नहीं 1 1 आई 4 थिंक सो सर। 1, anyone थीटा else? सर। Amir Hamza, सर 4। सर 4। जो जिससे पूछा जाए। अमीर हमजा, सर 4। 4, anyone else? और कोई बताना चाहे? मोहम्मद साद आमिर, आप बताइए। सर 1 1। 1, anyone else? सर कैन आई आंसर अगेन? Yes, Mr. Hanzala. सर इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 1 है और वो है थीटा की वैल्यू रोटेशन में। Yes, जिन्होंने 1 जवाब दिया वो बिल्कुल सही है। आपने पहले भी 1 ही जवाब दिया था उसके फाइनली। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है और वो थीटा है। कॉस या साइन वो तो एक कांस्टेंट फंक्शन है, थीटा इज द वेरिएबल जिसको हम चेंज कर सकते हैं। सो रोटेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, ट्रांसलेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, सो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 3 है। सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्म,
सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्म की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, कोई बता सकता है? इट हैज स्केलिंग, रोटेशन एंड ट्रांसलेशन, लेकिन स्केलिंग इसके अंदर वो वाली स्केलिंग है जिसमें Sx और Sy की वैल्यू सेम होगी। यानी अगर मैं कहूँ Sx की वैल्यू 3 है तो Sy की वैल्यू भी 3 होगी। अगर Sx की वैल्यू 4 है तो Y की वैल्यू भी, Sy की वैल्यू भी 4 होगी। सो इन सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्म स्केलिंग मैट्रिक्स हम वो वाली लेंगे जिसमें Sx और Sy की वैल्यू सेम होगी। तो अब आप बता सकते हैं कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी 4 है, वो कैसे है? अमीर हमजा बताइए। हंजला कमर। यस सर। सर जो पहले स्केलिंग मैट्रिक्स आ रही है, क्योंकि आपने बताया कि एक्स और वाई की ए की वैल्यू लेनी है तो हम ए की वैल्यू कंसीडर कर लेंगे। सर रोटेशन मैट्रिक्स में हमने ए की वैल्यू लेनी होती है जो कि थीटा होता है, तो 2 हो गई, और सर 2 जो है वो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स की हैं, तो सर टोटल 4 होगी। यस, ट्रांसलेशन की 2, रोटेशन की 1, और स्केलिंग मैट्रिक्स में क्योंकि एक ही होगी क्योंकि Sx और Sy की वैल्यू बराबर है, तो इसलिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 होगी। और इसके अंदर रोटेशन भी होती है, स्केलिंग भी होती है, तो ऑब्जेक्ट के एंगल्स प्रिजर्व रहते हैं, लेंथ चेंज हो सकती है। रिजिड बॉडी में लेंथ प्रिजर्व रहती है, लेंथ चेंज नहीं हो सकती, ओरिएंटेशन चेंज हो सकती है। एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन में 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है और पैरेलल लाइंस प्रिजर्व होती हैं जो हमें ऑलरेडी पता है, और प्रोजेक्टिव में स्ट्रेट लाइंस प्रिजर्व रहती हैं, व्हिच इज डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 8 सर। 8। अच्छा, मैं क्या कह सकता हूँ कि एवरी एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन इज सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्म, ये मैं कह सकता हूँ? एवरी एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन इज सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्म, क्या ये मैं कह सकता हूँ? नो सर। Anyone raise your hand? मोहम्मद साद आमिर। नो सर। अमीर हमजा। नो सर। कह सकता हूँ एवरी एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन इज सिमिलैरिटी, ऊपर से नीचे जा सकती है। एवरी एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन इज रिजिड बॉडी, एवरी एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन इज ट्रांसलेशन, एवरी प्रोजेक्टिव is affine, every projective is similarity, every projective is rigid, every projective is translation, every similarity is rigid, every similarity is translation। ऊपर से नीचे जा सकते हैं, यानी नीचे से ऊपर जा सकते हैं। अगर मैं कहूँ ये ट्रांसलेशन की जगह यहाँ पे लिख दूं ह्यूमन और रिजिड बॉडी की जगह लिख दूं हंजला, तो जाहिर है एवरी हंजला इज ह्यूमन, लेकिन एवरी ह्यूमन इज नॉट हंजला। तो एवरी ट्रांसलेशन इज नॉट रिजिड बॉडी, every translation is not similarity, every translation is not affine, every translation is not projective, every rigid body is not similarity, every rigid body is not affine, every rigid body is not projective, every similarity is not projective, every affine is not projective। यहाँ तक समझ आ गया? कोई सवाल है तो पूछ ले। हंजला कमर। यस सर ये तो मतलब हमने मान लिया कि हम नीचे से ऊपर जो है वो उनको कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन सर इसकी कोई एक्सप्लेनेशन भी है? यस सर अगर आप हमसे एग्जाम में देखिए, पूछें तो अगर सर उसके लिए। यस अगर रोटेशन और ट्रांसलेशन रिजिड बॉडी में हो रही है तो मैं सिर्फ ट्रांसलेशन को भी रिजिड बॉडी कह सकता हूँ, क्योंकि उसमें ट्रांसलेशन तो हो ही रही है। रोटेशन की वैल्यू यहाँ पर थीटा जो है, अगर मैं उसकी रोटेशन की जगह पर आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्म है, यानी रिजिड बॉडी के अंदर रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों भी हो सकती है, एक भी हो सकती है या कोई भी ना हो। इन दैट सेंस ट्रांसलेशन एक ऐसी रिजिड बॉडी है जिसमें रोटेशन नहीं हो रही, ट्रांसलेशन तो हो रही है। जी सर। सिमिलैरिटी एक ट्रांसफॉर्म एक ऐसी रिजिड बॉडी है जिसमें रोटेशन और ट्रांसलेशन हो रही है, स्केलिंग की वैल्यू 1 है। यस सर। एंड सो ऑन। ओके सर, थैंक यू।
देखिए अगर मैं कहूँ क्या ए फाइन ट्रांसलेशन है, ए फाइन क्या ट्रांसलेशन हो सकती है? ऑब्वियसली ए फाइन एक ट्रांसलेशन है। कब होगी? जब A1 की वैल्यू 1 हो, A2 की वैल्यू 0 हो, A3 की वैल्यू 0 हो, A4 की वैल्यू 1 हो, और A5 और A6 की वैल्यू dx और dy होगी, राइट? अगर मैं कहूँ क्या एवरी ए फाइन इज ट्रांसलेशन, तो हो सकती है ए फाइन मैट्रिक्स के अंदर A1 की वैल्यू में मैं क्या डाल दूंगा? ए फाइन में 6 वेरिएबल्स हैं, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A और 001। तो ए फाइन में पहले वेरिएबल A1 की जगह क्या डालूंगा? कोई बता सकता है? सर आप इसको सिमिलैरिटी के साथ कर रहे हैं रिप्लेस? ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के साथ। ये अगर मेरे पास ए फाइन है, लेट्स से मेरे पास ये ए फाइन है, A1, A2, B1, A3, A4, B2। A1 की जगह क्या डाल दूं? अगर मैं A1 की जगह 1 डाल दूं, A2 की जगह 0 डाल दूं, A3 की जगह 0, A4 की जगह 1 डाल दूं, B1 की जगह क्या डाल दूं? हंजला सर वो पोर्टर सेंड लेक्चर कर दें। जी मैं कर रहा हूँ। हंजला B1 की जगह क्या डालूं? ट्रांसलेशन मैट्रिक्स DX, ट्रांसलेशन की, यस सर, DX। DX। और B2 की जगह जुनेद क्या डालूं? सर DY। DY। तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी? ट्रांसलेशन। ए फाइन मैट्रिक्स को ट्रांसलेशन बनाने के लिए हम A1, A2, A3, A4 की वैल्यूज को इस तरह से चेंज करेंगे कि वो ट्रांसलेशन बन जाए, एंड इट्स वेरी सिंपल। ओके, सो अभी मैं लेक्चर को एंड कर रहा हूँ, उसके बाद मैं एक काम करने लगा हूँ, मैं 10 सेकंड के लिए बंद करूंगा और दोबारा ऑन करूंगा ताकि आप लोगों से फीडबैक ले सकूं। ओके? यस सर। सर मेरे एक क्वेश्चन है अभी। all of you have to give the feedback, क्योंकि मैं अटेंडेंस दोबारा ले सकता हूँ, अटेंडेंस क्विज भी दोबारा ले सकता हूँ। बी केयरफुल। यस सर। सर एक क्वेश्चन है। यस, पहले क्वेश्चन पूछिए। जी सर। सर मैं असाइनमेंट 2 में प्रॉब्लम आ रही थी क्वेश्चन नंबर 2 के डी पार्ट में, सर सी पार्ट में। सर उसमें हमने log 10 लेना है ना वैल्यूज का, पिक्सल्स का। सर मैं log 10 वैसे अप्लाई करके देख रहा था, नंबर्स पे तो आंसर ठीक आ रहा था, लेकिन सर जब मैं उसको मैट्रिक्स देता था ना एज अ इनपुट पैरामीटर, तो सर वो कहता था कि इनवैलिड है पैरामीटर, या फिर इसकी ये इनसफिशिएंट जो है वो इसके पैरामीटर्स है log 10 के। हाँ, तो आप ये करें कि हर पिक्सल पे पिक्सल लॉग लें और उसको एक और मैट्रिक्स में रखवा दो। सर वो लॉग ले ही नहीं रहा मैट्रिक्स की, उसकी पिक्सल वैल्यूज का। हाँ, तो आप मैट्रिक्स के पिक्सल को आप एक वेरिएबल में स्टोर करें, उस वेरिएबल का लॉग लें, फिर उस वो भी करके उस देख वेरिएबल लिया। को आप दूसरे। ठीक है, मैं आपका कोड देख लेता हूँ। चलें सर, ठीक, थैंक यू। मैं बंद कर रहा हूँ, जॉइन इट अगेन। यस सर। अभी